अब हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी। जो बॉडी फ्लूइड्स की फिजियोलॉजी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, बॉडी जो मैस है करीब 70 किलो है। उसमें से जो वाटर है ना आपका, वो है करीब 60%। और बाकी 40% नॉन वाटर मैस, इसमें प्रोटीन, फैट, ये सब आ जाता है। अब उस 60% में से 1/3 एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और 2/3 इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। मतलब सेल के अंदर आपका 2/3 है और सेल के बाहर 1/3। अब सेल के बाहर से मुराद है कि या तो वो इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर है, सेल्स के बीच में फ्लूइड है, यहाँ पर, या तो यहाँ पर है वो, जैसे कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इसमें से 75% है। 75% यहाँ पर। ये आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको, ये याद नहीं करने वाली चीजें, ठीक है। ये एक आपको जनरली पता होनी चाहिए। और बाकी का सारा फ्लूइड कहाँ पर होगा? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है वो प्लाज्मा होता है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में से 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, 25% प्लाज्मा जो ब्लड के अंदर है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में से ब्लड के अंदर जो, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसीज भी हैं और आरबीसीज के अंदर भी तो कुछ 2.8 लीटर जो है वो आरबीसीज के अंदर भी है। फिर ये इन्होंने ब्लड का हेमाटोक्रिट बताया हुआ है कितना होता है। हेमाटोक्रिट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल मैस, रेड ब्लड सेल वॉल्यूम इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। तो ये, फिर इसमें ये इसने याद रखने के लिए, अब इसमें से जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो आपको पता नहीं चाहिए कि कौन से वाले आयंस ज्यादा ज्यादा इंटरसेलुलर फ्लूइड में होते हैं, कौन से एक्स्ट्रासेलुलर में होते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड में आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट्स यानी एटीपी वगैरह, एटी सेल के अंदर बनती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए अंदर होगी सेल के। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपको पता है ज्यादातर आपकी प्लाज्मा के अंदर होती है। अब प्लाज्मा वॉल्यूम अगर मेजर करना हो तो हम वो किससे मेजर करते हैं? हम रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन से मेजर करते हैं। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल, कि अगर ये आपका ब्लड वेसल सिस्टम है सारा, हम इमेजिन करें ये सारा ब्लड वेसल सिस्टम है, तो हमने इसको मेजर करना है अब इसमें कितना ब्लड है। तो हम रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन इंजेक्ट करते हैं। ये रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन होगी ना, ये ब्लड वेसल के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऐसे। अब एल्ब्यूमिन का साइज काफी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैपिलरी है ऐसे और ये कैपिलरी स्पेसेस हैं, तो एल्ब्यूमिन जो है, जो एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन का साइज बहुत बड़ा होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है कि ये एस्केप नहीं कर सकती। तो इट स्टेज इन द प्लाज्मा। तो हम फिर सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसकी कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे, और हमें पता था हमने कितनी अमाउंट हमने इंजेक्ट की है, तो उससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज एल्ब्यूमिन। और अगर हमें फाइंड करना हो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, तो हम ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं कि वो सब्सटेंस, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब ये ब्लड वेसल्स है ना, तो इसके इर्द गिर्द सेल्स भी अब हैं, ये पूरी बॉडी के सेल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब ऐसा सब्सटेंस यूज करूँ कि जो सेल के अंदर ना जाए लेकिन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनुलिन। ये जो मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, इनुलिन को हम इंजेक्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, और वो इतना छोटा होता है कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता कि सेल के अंदर एंटर हो सके। तो वो ये सारा एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं बाय इन्यूलिन। इन्यूलिन से भी कर सकते हैं, मैनिटोल से भी कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 275 से 295। ठीक है। ये किन कंडीशन में बढ़ जाती है, किन में कम हो जाती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है एक, इतना को मैंने एमसीक्यूज में नहीं देखा, बट टोटल ब्लड वॉल्यूम को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय
वन माइनस हेमाटोक्रिट। ठीक है, इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता एग्जाम्स के अंदर। ये उसी कॉन्सेप्ट से डिराइव है कि आपके जो द वे यू कैलकुलेट योर हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? हेमाटोक्रिट कैसे करते, जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है उसमें से आप बेसिकली निकालते हैं जो फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसीज। ठीक है, तो वो उस फ्रैक्शन से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट हेमाटोक्रिट। तो वो फ्रैक्शन नॉर्मली कितना, हेमाटोक्रिट कितना होता है? 45% होता है। ठीक है, तो इसी से ये फॉर्मूला डिड्यूस किया हुआ उन्होंने टोटल ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम का। आप टोटल ब्लड वॉल्यूम में से अगर प्लाज्मा वॉल्यूम निकाल दें, माइनस कर दें, तो आपको वो वॉल्यूम आ जाएगा जो हेमाटोक्रिट है, जो आपका हेमाटोक्रिट है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय योर आरबीसीज है। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड नाउ। फिर अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस। रीनल का मतलब है किडनी, और क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि कितनी देर में आपने ब्लड ब्लड का कितना पोर्शन साफ कर दिया। मतलब उसमें से कितने टाइम में आपने ब्लड में से कितना एक सब्सटेंस रिमूव कर दिया, ये क्लियरेंस होती है। तो क्लियरेंस इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। कि आपने कितने खून में से सब्सटेंस एक बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए, तो ये होती है उसकी क्लियरेंस। तो क्लियरेंस के अगर हम यूनिट्स लिखें तो इट इज एक्चुअली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड, कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम इज इट इज क्लियरेंस। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे खून के अंदर 100 ग्राम ग्लूकोज है अगर पर लीटर, 100 ग्राम ग्लूकोज पर हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, तो वो किडनी से गुजरती है और किडनी उसको 100 ग्राम पर लीटर है, और किडनी क्या करती है? किडनी 1 घंटे में 1 लीटर खून में से मेरी 100 ग्राम निकाल देती है, साफ कर देती है ग्लूकोज को। या ग्लूकोज की जगह आप कंसिडर कर लें यूरिया, कोई और वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर कर लें, तो उस तरह उस चीज की क्लियरेंस कितनी आ गई? इट वुड बी 1 लीटर ऑफ ब्लड पर आवर, यानी 1 लीटर, 1 लीटर खून में से उसने निकाल दिया 100 ग्राम, या जितनी भी थी उसमें से उसने रिमूव कर दिया 1 घंटे के अंदर। तो ये एक्चुअली क्लियरेंस है। ठीक है? तो क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है अब? क्लियरेंस इज इक्वल टू, क्लियरेंस में आप, यू हैव योर यूरिन कंसेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस जो आपने क्लियर किया है, मल्टीप्लाइड बाय यूरिन फ्लो रेट, यूरिन कितना फ्लो हो रहा है, यूरिन फ्लो रेट, डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये आपने ये याद रखना है फॉर्मूला, किसी भी चीज की क्लियरेंस निकालनी है ना, एक्स कोई भी चीज हो, वो यूरिया हो, वो इन्युलिन हो, वो केटनिन हो, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यूरिन कंसेंट्रेशन इनटू यूरिन फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू क्लियरेंस। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। फर्ज करें कि दिस इज द ग्लोमेरुलस, द बोमन कैप्सूल, और ये आपकी आगे नेफ्रॉन है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको पता है ग्लोमेरुलस आता है, एफरेंट है और फिर ईफरेंट। अब यहाँ से फिल्टर होना है ब्लड ने। ठीक है, और आगे को फ्लो करना है। अब जब ये आगे को फ्लो करेगा ना, जो फिल्ट्रेट है आपका, ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको पता है कि पेरिट्यूबुलर आर्टरीज भी फ्लो कर रही होती हैं, जो हमने एनाटॉमी में देखी थी। इसके साथ साथ ही
पेरिट्यूबुलर आर्टरीज भी फ्लो कर रही होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर से या तो ये हो सकता है कि ट्यूब्यूल से कुछ चीजें यहां पर आ जाएं, उसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। या फिर ये हो सकता है कि इन पेरिट्यूबुलर आर्टरी से कुछ चीजें यहां पर ट्यूब्यूल के अंदर चली जाएं, इसको हम कहते हैं सिक्रीशन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ये बेहतर तरीके से ना मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के ऊपर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखिए, अम, यहाँ पे लेबलिंग हुई हुई है। जो नंबर 1 है, दैट इज फिल्ट्रेशन। जो आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये वो प्रोसेस है। फिर नंबर 2 क्या है? अब आप बताएं, नंबर 2 जिसमें मूवमेंट रेनल ट्यूब्यूल से वापस ब्लड के अंदर हो रही है, वो क्या है? यस, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। एंड नंबर 3 इज, जिसमें नंबर 3 इज सिक्रीशन। सिक्रीशन। और लास्ट पे नंबर 4 इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्रीशन को कैलकुलेट करें, हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन डिपेंड करती है कि कितना आपने रीअब्सॉर्ब किया, कितना सिक्रीट किया। ठीक है, इस पे हम मजीद बात आगे करेंगे। तो अब फर्ज करें कि ये ब्लड यहां से आ रहा था 1 लीटर, इसके अंदर कह लें कि 100 यूनिट थे वेस्ट के, और ये 1 आवर के अंदर सारा यहाँ से ब्लड गुजरा, साफ होके यहाँ पर आ गया, तो इसकी क्लियरेंस आ गई। फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्लियरेंस 1 लीटर पर आवर आ गई ऑफ सब्सटेंस, ये जो एक्स सब्सटेंस था। लेकिन क्या होगा कि हो सकता है कि इस अब जब ये यूरिनरी ट्यूब्यूल में ये आ गई है, ये सब्सटेंस, जो हमने सब्सटेंस साफ कर दिया ना, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, ये वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट था सारा, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट था, ये यहाँ से गुजरा सारा। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से था, ये सारा यहाँ आ गया, और ये ब्लड साफ हो गया, तो दिस ब्लड इज क्लियर नाउ। लेकिन ये क्लियरेंस जो है ना, अब ये ऊपर नीचे हो सकती है। क्यों? हो सकता है कि ये जो कुछ सब्सटेंस था, इसमें से कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाए। रीएब्जॉर्ब भी तो हो सकता है, तो उससे क्या होगा? उससे क्लियरेंस जो है वो, उस अगर आपकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, तो ये डिफरेंस डाल सकती है, डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, वो हम फर्स्ट एड पे भी रीड कर सकते हैं, करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि इसमें से ब्लड के अंदर से कुछ सब्सटेंस, वही सब्सटेंस दोबारा से रेनल ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रिएट करना शुरू कर दिया बॉडी ने, तो दैट कैन ऑल्सो मेक डिफरेंस। तो वो हम फर्स्ट एड के ऊपर देखते हैं कि उसने उसमें क्या बात की हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट एड ने डिफरेंस रिलेशनशिप लिखा हुआ है क्लियरेंस का और जीएफआर का। वो कह रहे हैं कि क्लियरेंस जो है वो जीएफआर से कम होगी अगर देर इज रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, व्हेन देर इज रीएब्जॉर्प्शन, तो वो कैसे कम होगी, वो वापस वहीं पे। और दूसरी बात है, अगर क्लियरेंस जीएफआर से ज्यादा, इसका मतलब है नेट सिक्रीशन हो रही है सब्सटेंस एक्स की। तो हम देखते हैं वो कैसे समझा रहा है, उसके ऊपर देखते हैं। ये जो था यहाँ पे, ये यहाँ से ब्लड जा रहा था और यहाँ से ब्लड आ रहा है। ठीक है, इस इसके अंदर जो है वो सब्सटेंस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था यहाँ से, यहाँ से, दिस इज योर जीएफआर, दे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये यहाँ, दिस इज द जीएफआर। ठीक है, और यहाँ पे जो सब्सटेंस आ गया है, अब क्लियर हो गया, दिस विल बी द क्लियरेंस। ये क्लियर्ड ब्लड है ना, ये साफ होके यहाँ से निकल आया। अब अगर
वो उससे पहले बात की कि व्हाट इफ योर क्लियरेंस इज ग्रेटर देन जीएफआर। जो क्लियरेंस है वो जीएफआर से ज्यादा, यानी फिल्टर फिल्टर भी हो रहा है ब्लड, लेकिन क्लियर ज्यादा हो रहा है। इसका यह मतलब है कि कुछ सब्सटेंस सिक्रीट भी किया गया है यहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से। ठीक है, कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट किया गया है, इसीलिए उसकी क्लियरेंस ज्यादा है, जीएफआर से ज्यादा है। लेकिन अगर उसकी क्लियरेंस जो है वो जीएफआर से कम है, क्लियरेंस उसकी जीएफआर से कम है, यानी फिल्टर तो वो, फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देता हूँ, फिल्टर वो हमने किया करीब, हमने 100 यूनिट्स फिल्टर कर लिए हैं। ठीक है, 100 यूनिट्स फिल्टर कर लिए हैं, और यहाँ पे 80 यूनिट्स सिर्फ आए हैं, यहाँ से सिर्फ 80 यूनिट्स क्लियर हुए हैं यहाँ से। मतलब मैं एक मिनट इसको साफ करता हूँ, तो शुरू से बताता हूँ। फर्ज करें आपने एक सब्सटेंस जो था यहाँ ब्लड के अंदर, वो 100 यूनिट्स थे उसके, वो आपने जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मुताबिक, उसमें से अब 100 यूनिट्स यहाँ पर आ गए हैं रीनल ट्यूब्यूल में। और लेकिन जो यूरिन है उसके अंदर सिर्फ 80 यूनिट्स आए हैं। इसका यह मतलब है कि जो 20 यूनिट थे वो वापस ब्लड के अंदर चले गए, 20 यूनिट वापस ब्लड में, यानी इसकी रीएब्जॉर्प्शन हुई है। ठीक है, तो इन दिस केस जीएफआर और क्लियरेंस का जो रिलेशनशिप है, क्या है, क्लियरेंस इसमें, यहाँ पे डिफरेंस इसमें क्रिएट हो गया, क्योंकि अगेन इसमें रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। तो क्या ज्यादा होगा, जीएफआर ज्यादा होगी, क्लियरेंस ज्यादा होगी? यहाँ पे जीएफआर इज ग्रेटर देन क्लियरेंस। ठीक है, यस डॉक्टर मैं। और अगर मैं कहूं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, बट इफ आई से कि एक और सब्सटेंस है, वो 100 यूनिट्स यहाँ से गया, एंड 100 यूनिट्स आ गए अब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, लेकिन यूरिन के अंदर 150 यूनिट्स आ रहे हैं उसके। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी कुछ, पेरिट्यूबुलर आर्टरी से भी कुछ यहाँ पर गया है, यानी उसकी नेट सिक्रीशन हुई है। ठीक है, नेट सिक्रीशन है, तो यहाँ पे जीएफ क्लियरेंस इज ग्रेटर देन जीएफआर। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 100 यूनिट्स आए थे और 100 यूनिट्स ही यूरिन के अंदर आए हैं, इसका यह मतलब है ना ही नेट, देर इज नो नेट रीएब्जॉर्प्शन एंड देर इज नो नेट सिक्रीशन, यानी कि दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो इसमें जीएफआर इज इक्वल टू क्लियरेंस, जीएफआर क्लियरेंस के बराबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन सब्सटेंसेस में कैसे कैसे फर्क आता है, जीएफआर क्लियरेंस का रिलेशनशिप क्या है विद रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली क्लियरेंस की, कब जीएफआर से ज्यादा होगी, कब जीएफआर से कम होगी, और कब उसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बातें उसने रिपीट की हुई हैं कि इफ क्लियरेंस इज लेस देन जीएफआर, देयर इज नेट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन जीएफआर, देयर इज नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन। इफ इट्स इक्वल टू जीएफआर, नो नेट सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट है जीएफआर, क्या है, व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो आपकी, खैर अब नीचे देखते हैं, नीचे नीचे एक डायग्राम बड़ी अच्छी बनी हुई है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कैलकुलेट करना है ना, तो हमने अभी बात की कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू क्लियरेंस। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा व्हेन देयर इज नो नेट सिक्रीशन और नो नेट रीअब्जॉर्प्शन। तो हमें अगर जीएफआई कैलकुलेट करना है, तो हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसकी ना रीअब्जॉर्प्शन होती है और ना ही सिक्रीशन होती है। तो ऐसे दो सब्सटेंसेस हैं, एक है, एक सब्सटेंस है जो आप अपने रूटीन के अंदर यूज करते हैं, वो है क्रेटिनिन, सीरम
क्रेटिनिन। और दूसरा सब्सटेंस जो यूज किया जा सकता है, दैट कैन बी इन्युलिन। इन्युलिन और क्रेटिनिन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी ना ही नेट रीअब्जॉर्प्शन होती है और ना ही नेट सिक्रीशन होती है। इसकी वजह से अगर हम इनकी क्लियरेंस कैलकुलेट करें, दैट वुड बी इक्वल टू जीएफआर। तो हम अगर इनकी क्लियरेंस कैलकुलेट करके हम एक्चुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने क्लियरेंस कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल क्लियरेंस ऑफ इन्युलिन, तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला हमने शुरू में क्लियरेंस का पढ़ा था कि यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ इन्युलिन इंटू यूरिन फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इन्युलिन। तो अगर आपको सवाल आता है कि कैलकुलेट द जीएफआर, और वहां पे आपको ये वाली टर्म्स दी हो, इन्युलिन की आपको यूरिन कंसंट्रेशन दी हो, प्लाज्मा कंसंट्रेशन दी हो, यूरिन फ्लो रेट दिया हो, इसी तरह से किसी और सब्सटेंस का भी हो सकता है, आपको यूरिया का भी दिया हो, यूरिया की कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने वो वाला सब्सटेंस की क्लियरेंस निकालनी है जिसकी जीएफआर के बराबर हैगी क्लियरेंस। तो वो सब्सटेंस एक ही दो हैं, क्रेटिनिन है और इन्युलिन है। तो ये तरीका है एक जीएफआर निकालने का। फिर जीएफआर का एक और फॉर्मूला भी है, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये आपको कुछ टर्म्स नजर आ रही हैं, पीजीएससी, पीबीएस। ये ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर, बल्कि नीचे एक डायग्राम है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब कैपिलरी, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसके अंदर एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो प्रेशर क्या करता है, इट पुशेस द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी। इसी तरह से आपको पता है कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह, वो क्या करती हैं, दे हैव एन ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था ना, वो ये वाला है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। और जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो ये है। तो ऑनकोटिक प्रेशर को पता है, एल्ब्यूमिन इट पुल्स फ्लूइड टूवर्ड, वो अपनी तरफ खींचती है फ्लूइड को, वो अपनी तरफ पुल करेगी। इसी तरह से बोमन कैप्सूल के अंदर भी उसका भी एक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि फ्लूइड को अंदर को पुश करता है कैपिलरीज के। और इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ प्रोटीन्स हैं थोड़ी बहुत, वो क्या करती हैं, फ्लूइड को बाहर को पुल करती हैं। तो फॉर्मूला के अंदर इन्हीं सारे प्रेशर्स का ना उसने टोटल निकाला है कि इसका डिफरेंस कितना निकल रहा है। तो आप अगर फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला है ना, ये दिस इज द फॉर्मूला। तो इसके अंदर इन्हीं सारे प्रेशर्स का ये ग्लोमेरुलर जो प्रेशर है, कैपिलरी प्रेशर, इसी तरह से ये जो वुमन कैप्सूल के अंदर प्रेशर है, इनका डिफरेंस निकाल दिया, और इनका डिफरेंस फिर इनके ऑनकोटिक प्रेशर डिफरेंस निकाल के इसको वर्ल्ड ने मल्टीप्लाई कर दिया के एफ के साथ। के एफ इज एक्चुअली द जो फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो आपको आपको पता होना चाहिए कौन से प्रेशर्स जो हैं वो बाहर को पुश कर रहे हैं फ्लूइड को, कौन से अंदर को पुश कर रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि नेट नेट उसमें मूवमेंट कहाँ को हो रही है फ्लूइड की। ठीक है, नॉर्मल जीएफआर इज रफली इक्वल टू 100, 100 टू 125। ठीक है, ये नॉर्मल जीएफआर इतना होता है। इसमें लिखा हुआ है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ जीएफआर। ठीक है, मैं आपको बताया ना, जीएफआर कैलकुलेट करने के लिए क्रिएटिनिन यूज कर लें या इन्युलिन यूज कर लें। लेकिन क्रिएटिनिन की क्या बात है कि इट स्लाइटली ओवर एस्टिमेट्स जीएफआर। ये जीएफआर को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करता है, क्योंकि सम ऑफ इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिएटिनिन बोमन कैप्सूल से ऐसे पास होती है ग्लोमेरुलस से ब्लड के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 100 यूनिट्स आए हैं, तो यूरिन के अंदर हो सकता है कि 105 यूनिट्स आ रहे हो। तो ये 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ सिक्रीट भी होती है क्रिएटिनिन।
तो उससे डिफरेंस आ जाता है, ये थोड़ा ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट आपको बताता है क्रिएटिनिन की जो क्लियरेंस है। तो ये इसकी वजह आपको पता नहीं चाहिए कि क्रिएटिनिन सिक्रीट भी होती है थोड़ी सी बाय ट्यूब्यूल्स। और फिर हाँ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस के बारे में एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई, जो अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं। ये जो क्रिएटिनिन है ना, ये एक्चुअली आपके मसल्स के अंदर होती है। तो बॉडी एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना, मसल में ब्रेक डाउन होती है, तो उससे क्रिएटिनिन की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इट कैन गिव यू फॉल्स फिगर्स। वो आपको जीएफआर की गलत वैल्यू बता सकता है क्रिएटिनिन। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? एक्सरसाइज से ये हो सकता है, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, क्योंकि ट्रॉमा के अंदर मसल ब्रेकडाउन होती है, उससे भी क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन रिलीज होती है। या फिर बहुत हैवी हैवी मैस हो, हैवी मसल मैस हो किसी बंदे का, या फिर बहुत लो मसल मास हो, उसमें क्रिएटिनिन उल्टा कम आएगी, बहुत लो मसल मास हो। इसी तरह डाइट पे बहुत डिपेंड करती है क्रिएटिनिन। जो आप गोश्त खाते हैं, जो आप मांस वगैरह खाते हैं, प्रोटीन जो खाते हैं, उसके अंदर भी क्रिएटिनिन होती है। तो दैट कैन ऑल्सो मिसलीड द जीएफआर वैल्यू। से जीएफआर की वैल्यू जो है, आपको जो कैलकुलेट करेंगे वो एस्टिमेट गलत का एस्टिमेट करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा आपके पास आया, उसका जो है जी क्रिएटिनिन क्लियरेंस बहुत बहुत कम हो, उसके क्रिएटिनिन जो सीरम क्रिएटिनिन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही हो सकता है उसने बताया हिस्ट्री में कि जी मैंने बहुत ज़्यादा मीट खाया, या फिर मैंने कल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है। तो ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। फिर ये एक ग्राफ साथ बना हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ एक्चुअली बनाया हुआ है, ये शो कर रहा है कि आपका अगर सीरम क्रिएटिनिन जो है, ये अपना बड़ा कॉमन टेस्ट है। ये आप जो इसको कहते हैं बेसिकली आरएफटी इसके अंदर आता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। उसमें एक क्रिएटिनिन होती है और एक उसमें यूरिया होता है, ये होता है उसके अंदर। अब आप एक चीज नोट करें कि इफ वी से कि 100 नॉर्मल पॉइंट है ऑलमोस्ट, तो उस पे 100 अगर जीएफआर है, तो उस पे क्रिएटिनिन की वैल्यू करीब आनी चाहिए ऑलमोस्ट, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 नॉर्मल है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिएटिनिन एक बंदे की वैल्यू आ रही है 4, तो इसका मतलब है उसका जीएफआर कितना है? उसका जीएफआर करीब 30 के करीब है। तो देखें, सिर्फ 1 से 4, छोटा सा डिफरेंस, सिर्फ 3 पॉइंट्स के डिफरेंस से कितना मैसिव फर्क आ गया। और अगर मैं कहूँ कि क्रिएटिनिन हो गया है 10, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? उसकी वैल्यू करीब इज समवट इक्वल टू 10। तो क्रिएटिनिन, फिर एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि क्रिएटिनिन फॉर एग्जांपल अगर 14 भी है ना, तब भी उसकी वैल्यू करीब 8-9 ही आ रही है। तो ये जाके अपना स्टेडी होना शुरू हो गया जीएफआर यहाँ पे। ठीक है। तो शुरू में आइडियल क्या होता, तो ये शुरू में जो है ना, शुरू में ही जो है चेंजेस क्रिएटिनिन का अगर शुरू में ही बढ़ गया, तो मतलब देयर इज रैपिड चेंज इन द जीएफआर। 1 से 2 भी अगर हो गया ना, तो 2 पे भी देखें वो करीब 60 पे करीब आ गया। 2 से 3 भी अगर हुआ, तो 3 से भी वो मतलब, तो ये शुरू में ही इसकी वैल्यू चेंज से बड़ा डिफरेंस आता है जीएफआर के अंदर। बाद में अगर वो 10, 12, 14, 15, 16 जितना मर्जी हो जाए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ा जीएफआर में, लेकिन शुरू में फर्क पड़ा है। तो ये आपने, ये इस ग्राफ की बात है नोट करने वाली। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस ग्राफ की आपकी शेप पता हो, तो इसकी शेप ऐसी ही है। ठीक है। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ठीक है। इसकी शेप पे एमसीक्यू आ जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए इसकी शेप कैसी है। फिर रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन, जो आपकी रीनल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो दो मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है।
ठीक है, ताकि आपका रीनल ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन रखे जा सके, वो ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, उससे क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो मेंटेन रखेंगे तो उससे जीएफआर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो उससे क्योंकि अगर रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो उससे क्या हो सकता है, उससे रीनल इंजरी हो सकती है, जीएफआर कम हो सकता है। तो जो दो मैकेनिज्म है उसमें पहला है मायोजेनिक, दूसरे ट्यूबरोग्लोमेरुलर। मायोजेनिक में क्या होता है, जब आर्टेरियल प्रेशर फॉर एग्जांपल बढ़ गया, फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन है रीनल आर्टरी का, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया रीनल ब्लड वेसल का, तो प्रेशर बढ़ा मतलब ब्लड ज़्यादा आ रहा है, अब इसको कंट्रोल करना है रीनल ने। तो वो क्या करेगी, जो मसल्स होंगे ना मायोसाइट्स, वो जब स्ट्रेच होते हैं, उससे अगर स्ट्रेच ऑन द एफरेंट आर्ट्रियोल, उससे वो क्या कि ऑटोमेटिकली कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, उससे मैकेनिकल एक्टिवेशन होगी वेस्कुलर स्मूथ मसल की एंड इट विल कंस्ट्रिक्ट। उससे ये जो है इसका साइज कम हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली फिर कंट्रोल कम हो जाएगा, उससे ब्लड फ्लो, इनर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर। ये काम करता है जेजी अपरेटस से। आपको पता हो कि मैकुलर डेंसर सेल्स हैं, कहाँ पे है मैकुलर डेंसर सेल्स, पीसीटी में कि डीसीटी में? यस, डीसीटी के अंदर। तो यहाँ पे जब यूरिन के अंदर जब सोडियम लेवल ज़्यादा आता है ना, सोडियम क्लोराइड लेवल, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा आ गया, तो ये सेंस कर लेते हैं मैकुलर डेंसर सेल। तो वो क्या करते हैं, दे साथ ही उनके पड़ा होते हैं, बिल्कुल उनके साथ क्या पड़ा होता है, कौन से सेल्स पड़े होते हैं बिल्कुल मैकुलर डेंसा के साथ? जेजी सेल्स। ठीक है, तो ये जेजी सेल्स को क्या कहता है कि आपने रेनिन बढ़ा दो। अब रेनिन ने आपको पता है क्या करना है, रेनिन ने आगे एंजियोटेंसिन एक्टिवेट करना है, उससे क्या बनना है, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगी, वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देगी। ठीक है, या आप इसको सिंपली ऐसे याद रख लें, सिंपली आप इसको याद रखें कि जैसे ही ट्यूबुलोग्लोमेरुलर, जो आपके जेजी अपरेटस है, जो मैकुलर डेंसर सेल्स हैं, वो जैसे ही सेंस करेंगे कि NaCl कम आ रहा है, वो क्या करेंगे, वेजोकंस्ट्रिक्ट कर देंगे एफरेंट आर्ट्रियोल की, उससे रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ये दो तरीकों से रीनल ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है, एक मसल कंट्रैक्शन से, दूसरा सोडियम सेंस, सोडियम क्लोराइड का लेवल सेंस करके। ठीक है, फिर है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, इसका मतलब है कि किडनी को कितना प्लाज्मा जा रहा है, यानी कितना ब्लड जा रहा है। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो कितना है, क्योंकि प्लाज्मा ब्लड का एक हिस्सा है, और हमने रीनल ब्लड फ्लो का पीछे फॉर्मूला भी पढ़ा था, यही वाला फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए हम दैट इज इक्वल टू पीईएच, पीएएच की क्लियरेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो मिल जाता है, क्योंकि पीएएच ऐसा सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ये पीएएच आ रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग पीएएच, पैरा अमाइनो हाइप्यूरिक एसिड। ठीक है, बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन देयर इज नियरली कंप्लीट एक्सक्रीशन ऑफ पीएएच। ये पीएच यहाँ ग्लोमेरुलस में भी आता है, और जो कुछ रह जाता है 20% यहाँ से फिल्टर हो जाता है पीएच, और 80% इस 80% सिक्रीट हो जाता है। एंड पर जो ब्लड है ना उसमें जीरो रह जाता है पीएच, जीरो। यानी जितना जितना पीएच एंटर किया किडनी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आर्टरी, जितना आर्टरी के अंदर से जा रहा था, वेन के अंदर वापस जीरो, जीरो अमाउंट आएगी उसकी, जितना गया सारा का सारा वो यूरिन के अंदर चला जाएगा।
उसमें से आपको याद रखना है कि 20% यहाँ से फिल्टर होगा, बाकी 80% सिक्रीशन होगी उसकी, और 100% एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम इस, क्योंकि ये 100% एक्सक्रीट होता है, इसी वजह से हम पीएएच को यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए ब्लड फ्लो, कि कितना ब्लड जा रहा है रीनल सिस्टम की तरफ। तो हम इसकी अगेन इसकी क्लियरेंस आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्लियरेंस का फॉर्मूला अगेन, आप यूरिन के अंदर अमाउंट ऑफ पीएएच कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय यूरिन फ्लो रेट डिवाइड बाय प्लाज्मा पीएएच कंसंट्रेशन। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करना है और नीचे ये वैल्यूज दी हों, तो आपने सिर्फ क्लियरेंस कैलकुलेट करनी है पीएएच की। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्यूलिन क्लियरेंस एंड दिस पीएएच, लाइक इट्स कैलकुलेटेड द सेम जीएफआर एंड क्लियरेंस। देखिए, इन्यूलिन वाज हेल्पिंग यू टू कैलकुलेट जीएफआर। ठीक है, इन्यूलिन क्लियरेंस से, सेकेंड, इन्यूलिन क्लियरेंस से आप निकालते हैं जीएफआर, और पीएएच क्लियरेंस से आप निकालते हैं इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो इज वन थिंग और जीएफआर इज वन थिंग। जीएफआर है द रेट एट विच अ सब्सटेंस इज बीइंग filtered through the glomerulus into the Bowman, कितना यहां से यहां तक आ रहा है, ये दैट इज जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि फर्ज करें आपको पता है कि आपके कार्डिक आउटपुट का 20% इज एक्चुअली यूरिनल ब्लड फ्लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 20-25%। ये आपका रीनल ब्लड फ्लो है, रीनल प्लाज्मा फ्लो या रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, इसमें से अब सारे का सारा फिल्टर नहीं होता, कुछ फिल्टर होता है, मतलब जो वो डिपेंड करता है जीएफआर पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे। ठीक है, तो ये दोनों फर्क चीजें हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब है कि कितना ब्लड जा रहा है रीनल सिस्टम के अंदर, और उसमें से कितना पोर्शन फिल्टर हो रहा है, दैट इज जीएफआर, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, कुछ फिल्टर होगा, कुछ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर साथ साथ फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। इनका आगे हम एक और भी टर्म आगे आएगी, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, वो क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये फर्क चीजें हैं। तो जीएफआर कैलकुलेट जब करना होता है, हम इन्यूलिन की क्लियरेंस यूज करते हैं। ठीक है, इन्यूलिन की क्लियरेंस यूज करते हैं। और जब हमने पीएएच, जब हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करना होता है, तब हम पीएएच की क्लियरेंस यूज करते हैं। तो डज दिस मेक इट क्लियर टू यू, डॉक्टर सना? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको, अच्छा आपने चीज याद रखनी है कि जीएफआर के लिए यूजिंग इन्युलिन और क्रेटिनिन, और पीएएच इज यूज फॉर रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, तो नाउ मूविंग अहेड। कुछ रह तो नहीं गया पीछे? और हाँ, एक और चीज मैं आपको एक और इस पे मजीद क्लियर करने के लिए, देखिए हमने कहा था कि क्लियरेंस जीएफआर बराबर होगा क्लियरेंस के उस सब्सटेंस की जो ना ही, जिसकी ना नेट सिक्रीशन होती है और ना ही नेट रीअब्जॉर्प्शन होती है। और इन्युलिन ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ना ही नेट सिक्रीशन होती है ना ही रीअब्जॉर्प्शन होती है। जबकि जो पीएएच है, उसकी आपने देखा 80% तो सिर्फ सिक्रीशन होती है, और सिर्फ 20% ये फिल्टर होता है। तो इसलिए आप पीएएच को नहीं यूज कर सकते इन्युलिन की जीएफआर कैलकुलेट करने के लिए। जीएफआर के लिए हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसकी क्लियरेंस
क्लियरेंस जीएफआर के बराबर हो, और वो सिर्फ तब बराबर होगी जब ना ही वो सिक्रीट हो नेट, ना ही वो रीअब्सॉर्ब हो। और उस ऐसा सब्सटेंस की क्लियरेंस आप निकालें तो जीएफआर निकलेगा। और जबकि रीनल जो प्लाज्मा फ्लो है, उसके लिए आपको ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो सारे का सारा एक्सक्रीट हो जाए, और वो सब्सटेंस सिर्फ पीएएच है, क्योंकि ये सारे का सारा एक्सक्रीट हो जाता है एक ही बार में। ठीक है। फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन में फर्क है। फिल्ट्रेशन वो जो ग्लोमेरुलस से बोमेंस में ट्यूरियल ट्यूब्यूल में आएगा सब्सटेंस, और एक्सक्रीशन वो कि जो अल्टीमेटली यूरिन के अंदर चला जाएगा सारा सब्सटेंस। तो अगेन लास्ट पे मैं रिपीट कर दूं, जीएफआर कैलकुलेट करते हैं हम उस सब्सटेंस की क्लियरेंस से जो ना सिक्रीट होता है ना रीअब्सॉर्ब होता है नेट, वो एन्युलिन है। और रीनल प्लाज्मा फ्लो हम उस सब्सटेंस से यूज करते हैं विच इज कंप्लीटली एक्सक्रीटेड। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि there is nearly complete excretion of all PAH that enters the kidney। ठीक है। और ये स्लाइटली अंडर एस्टिमेट करता है टू रीनल प्लाज्मा फ्लो को, स्लाइटली अंडर एस्टिमेट करता है। ठीक है। जिसका क्लियरेंस जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो ओवर एस्टिमेट करती है, ये अंडर एस्टिमेट करता है स्लाइटली। मूविंग अहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें से बहुत एमसीक्यू आते हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। अब पहली टर्म यहाँ लिखी है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बेसिकली ये बताता है कि जितना ब्लड किडनी में जा रहा है उसमें से कितना परसेंट फिल्टर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि ब्लड के अंदर 100 ml गया, किडनी के अंदर ब्लड, उसमें से 20 ml जो है वो उसकी हुई है फिल्ट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का? दैट इज जीएफआर, यानी कितना वो फिल्टर हो रहा है, डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, कितना उसमें एक्चुअल जा रहा है। ठीक है। दिस इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये आगे चेंज हो, ये बढ़ सकता है या कम हो सकता है जीएफआर के बढ़ने या कम होने से, या रीनल पर, ये हम आगे भी देखेंगे बिल्कुल नीचे ये कैसे होता है। ठीक है। और फिर एक चीज है फिल्टर्ड लोड। फिल्टर्ड लोड हो, फिल्टर, ये तो फ्रैक्शन था ना फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के, ब्लड जितना जा रहा है उसमें से कितना फ्रैक्शन फिल्टर हो रहा है। फिल्टर लोड होता है कि आपने कितना एक सब्सटेंस को फिल्टर कर लिया, कितना आपके पास बोन कैप्सूल के अंदर आ गया। तो वो दैट इज डिटरमाइंड बाय जीएफआर, उसका कितना फिल्ट्रेशन रेट है मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कितनी है। तो दैट विल गिव यू फिल्टर्ड लोड। तो दिस इज फिल्टर्ड। ये जो टर्म है ना, ये हम अक्सर यूज करते हैं ग्लूकोज के लिए। ये नेक्स्ट पेज पे मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ग्लूकोज के लिए कैसे हम यूज करते हैं। अब और ये भी यहाँ पे अगेन रिपीटिशन है कि जीएफआर कैन बी एस्टिमेटेड बाय क्रेटिनिन क्लियरेंस। ठीक है। एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो इज बेस्ट एस्टिमेटेड विद पीएएच क्लियरेंस, ये हमने अभी बड़े डिटेल में डिस्कस कर लिया। फिर ये लिखा हुआ है पोस्टाग्लैंडिन एंजियोटेंसिन, इस पे हम आते हैं अभी। अब हम ना एक एक करके ये सारे पैरामीटर डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात आपको पता हो कि देखें, ये है एफरेंट आर्टरी, ब्लड लेके आ रही है। ठीक है। एंड दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल। अगर मैं इफरेंट आर्टरी को ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर दूं, बंद कर दूं, तो क्या होगा? यहां से तो ब्लड आ ही रहा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है यहाँ पे ब्लड का, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ये वाला, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और आपको पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है? इट पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द ग्लोमेरुलस। तो उससे क्या होगा? जीएफआर इट विल इंक्रीज। ठीक है। जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड फ्लो है, रीनल प्लाज्मा फ्लो है,
ब्लड फ्लो पहले यहाँ पे रास्ता खुला हुआ था, ब्लड फ्लो आसानी से फ्लो हो रहा था, लेकिन अब मैंने आगे से बंद कर दिया यहाँ पे, तो ब्लड फ्लो उल्टा आपका कम हो जाएगा। जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो कम हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि इसमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को क्या होगा। यहाँ पे जीएफआर आपने देखा कि बढ़ गई है, फिल्ट्रेशन फ्लो आपकी रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो कम हो गई है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को क्या होगा यहाँ पे? यस, इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो अगर इफरेंट आर्ट्रियोल को मैंने कंस्ट्रेट कर दिया तो ये चेंजेस होंगी। इफरेंट आर्ट्रियोल को कौन सी चीजें कंस्ट्रेट करती हैं? एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, इट प्रेफरेंशियली कंस्ट्रिक्ट्स इफरेंट आर्ट्रियोल, प्रेफरेंशियली। प्रेफरेंशियली का मतलब है कि वो एफरेंट को भी कंस्ट्रेट करती है लेकिन इफरेंट को ज्यादा कंस्ट्रेट करती है। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट को मैं एस इनहिबिटर्स दे दूं तो आपको क्या लगता है कि उसके जी इसकी क्या फर्क पड़ेगा, जीएफआर पर, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पर, और रीनल प्लाज्मा फ्लो पर? आप मुझे बताएं क्या फर्क पड़ेगा। तो इस इफरेंट विल डायलेट, बिल्कुल डॉक्टर सना ठीक बताया आपने, क्योंकि एंजियोटेंसिन का मैंने यहाँ पे काम ही बंद कर दिया, तो ये अब डायलेट कर जाएगी। तो डायलेशन से पहला काम तो ये होगा कि रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ जाएगा, डिक्रीज जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो अब कम हो जाएगा क्योंकि फ्लो हो रहा है, उससे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ठीक बता दिया आपने। अब हम बात करते हैं एफरेंट की। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल है ये, मैं अगर एफरेंट आर्ट्रियोल को अगर मैं डायलेट कर दूं, तो ये आपने याद रखना है, एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो उससे क्या होगा, पहले रीनल प्लाज्मा फ्लो पे बात करते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो को क्या होगा, बढ़ जाएगा रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, जीएफआर को क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, इसको डायलेट कर दिया, तो उससे ज्यादा ब्लड आएगा, उससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। दोनों फैक्टर्स जब बढ़ेंगे तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि देखें ना, आपने डिनोमिनेटर को भी बढ़ाया और न्यूमिनेटर को भी बढ़ाया, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन विल रिमेन द सेम। तो अगर एक बंदे को मैं दे दूं एनसेड्स, एनसेड्स क्या करते हैं, एनसेड्स आर कॉक्स 1 2 इनहिबिटर, तो उससे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इसके जीएफआर, रीनल प्लाज्मा फ्लो, फिल्ट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचें जरा, पहले तो सोचे ना कि ये यहाँ पे एफरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल को क्या फर्क पड़ेगा अगर एक बंदे को एन सेट दे दी जाए। यस, उसकी एफरेंट आर्ट्रियोल उल्टा कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम, जीएफआर कम, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन उतना ही रहेगा। तो इसलिए एन सेट देने से जीएफआर कम हो जाता है, और इसलिए एन सेट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्योंकि उनके अंदर जीएफआर पहले से ही कम होता है। एंड सेट्स देने से वो मजीद कम हो जाएगा एंड दे विल डेवलप रीनल फेलियर। ठीक है, तो ये सारी, अब हम एक एक करके ना ये नीचे, एक सेकेंड, अभी हम नीचे वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये सब कुछ कवर करने लगा हूँ यहाँ पे। चलें, अब हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर दें तो जीएफआर को क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल हैपन टू जीएफआर? अभी हमने डिस्कस किया।
Yes, GFR will decrease. रीनल प्लाज्मा फ्लो को क्या होगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो विल, इट विल आल्सो डिक्रीज. और filtration fraction should remain the same. No change. Should remain the same. इसी तरह से अगर हम इफरेंट आर्ट्रियोल को कंसिडर कर दें तो क्या होगा? GFR विल क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? यस, GFR भी इंक्रीज होगा. रीनल प्लाज्मा फ्लो को क्या होगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो को क्या होगा? यस, डिक्रीज होगा. तो GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो ओवरऑल इट विल इट विल इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि GFR आपका बढ़ गया, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया. फिर नेक्स्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. प्लाज्मा प्रोटीन कंसेंट्रेशन अगर बढ़ा दी जाए तो GFR पे क्या फर्क पड़ेगा? आपका क्या ख्याल है, क्या फर्क पड़ेगा GFR पे? यस, कम हो जाएगा. बिल्कुल ठीक बताया आपने. क्योंकि अगर ये है ना, वैसे ये मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे अगर प्रोटीन्स हैं तो दे विल फुल फ्लूइड टुवर्ड देमसेल्फ. तो उससे GFR कम हो जाएगा. बिल्कुल, GFR उससे कम हो जाएगा. रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा. और अगर इसका उल्ट कर दें, प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन को हम कम कर दें, फिर क्या होगा? तो फिर GFR आपका बढ़ जाएगा. रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये भी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो अभी तक हम ठीक जा रहे हैं. फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर. यूरेटर अगर कंस्ट्रक्ट कर दें तो GFR देखिए कम हो रहा है. ये क्यों कम हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है. फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल, और ये फिर एंड पे यूरेटर, पे कलेक्टिंग डक्ट. आपको पता है ऐसे कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट सारी एंड पे एम्प्टी होती है किसमें? यूरेटर के अंदर. तो अगर यूरेटर कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरलोड, बढ़ेगा प्रेशर. बढ़ते 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 वो बोमन्स में जो, तो बोमन्स के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा. दैट विल डिक्रीज द GFR. यस डॉक्टर, आपने ठीक बताया बिल्कुल. तो उसमें आपका GFR कम हो जाएगा. रीनल प्लाज्मा फ्लो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लड फ्लो को तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही. तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन विल डिक्रीज. एंड लास्ट पे है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में क्या होगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो बहुत कम हो जाएगा. रीनल प्लाज्मा फ्लो कम, क्योंकि ब्लड ब्लड आ ही नहीं रहा ना. ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया सर्कुलेशन के अंदर. तो ब्लड फ्लो, ये आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है. फॉर एग्जांपल GFR डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो. तो रीनल प्लाज्मा फ्लो बहुत कम हो गया है, और जिसकी वजह से GFR कम हो गया है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया. लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो चूंकि ज्यादा कम हुआ है तो ओवरऑल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है इट इंक्रीजेस. तो ये आपने याद रखना है. डिहाइड्रेशन के अंदर दोनों कम हो रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा कम हो रहा है, इस वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो बढ़ गया है. तो देखिए, आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है. इसमें जो आपसे एग्जाम के अंदर वो बार बार पूछेंगे ना, आपको एन सेट्स का पूछेंगे, आपको एस इनहिबिटर्स का पूछेंगे. ठीक है, अब मैं हम आगे बढ़ते हैं. मैं चेक कर लूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई यहाँ पे. ठीक हो गया. नेक्स्ट, फिर है कैलकुलेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट. देखिए ये है फिल्टर्ड लोड जो आपने फिल्टर किया, दैट इज GFR इंटू
प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और ये है एक्सक्रीशन रेट जो आपने एक्सक्रीट किया। अब अगर आपने, अगर अगर एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये बोमन कैप्सूल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, एंड पे दिस इज द, फॉर एग्जांपल दिस इज द यूरेटर एंड दिस इज द ब्लैडर। तो हमने एक चीज फिल्टर की, उसके हमने 100 यूनिट फिल्टर किए हैं, लेकिन ब्लैडर के अंदर उसके यूनिट जो हमने एक्सक्रीट किया है, जो एक्चुअली एक्सक्रीट किया आपने, वो 80 यूनिट्स की है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी में से 20 यूनिट्स आपने रीअब्जॉर्ब किए, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन रेट मैंने कैसे निकाला? रीअब्जॉर्प्शन रेट मैंने कैसे निकाला? मैंने फिल्टर्ड, जो 100 फिल्टर किए थे, माइनस क्या कर दिए, एक्सक्रीटेड। तो फिल्टर्ड माइनस एक्सक्रीटेड कितना आ गया? 20। इसी तरह से अगर मैं कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने फिल्टर किया एक सब्सटेंस 120, ठीक है, और ये उसका फिल्टर लोड है 120 यूनिट्स, और ब्लैडर के अंदर वो आ रहा है 200। तो अब पहले तो मुझे 2 सवालों के जवाब दें। पहले तो मुझे बताएं क्या ये नेट सिक्रीशन है कि नेट रीअब्जॉर्प्शन है। दूसरा मुझे बताएं, कैलकुलेट करके बताएं कि कितना आ रहा है आपका आंसर, कितना ये एक्सक्रीट या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। कहने शाबाश, आसान है। देखिए ना, 120 आपने फिल्टर की है, यहाँ 200 यूनिट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सिक्रीशन हुई है, मतलब जो सात पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी, उन उधर से भी कुछ सब्सटेंस डाला गया है। कितना डाला है, वो आप इनका डिफरेंस निकाल लें। तो वो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 200 में से आपने 120 माइनस कर दिया, दैट विल गिव यू 80। तो 80 इज योर नेट सिक्रीशन रेट, ठीक है। देन वी हैव फीना। फीना कहते हैं फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन मतलब है कि कितना सोडियम एक्सक्रीट किया और कितना फिल्टर किया। तो आपने एक्सक्रीशन का रेट देखा है, ऊपर लिखा हुआ है यूरिन फ्लो रेट इनटू यूरिन, यूरिन कंसंट्रेशन, और ये तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फीना, ठीक है। फीना के अंदर उसने जीएफआर की वैल्यू ये पुट कर दी है, उससे ये आ गया, ये डिराइव हो गया। तो खैर दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस फीना का पता हो, ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेस्ट ऑफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिर आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज ग्लूकोज क्लियरेंस। ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। दैट इज ग्लूकोज क्लियरेंस। ग्लूकोज का नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रेंज है 60 to 120, और ग्लूकोज जो है इट इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आगे हम पढ़ेंगे। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है SGLT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, विच causes absorption of glucose। अब प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 200 से ज्यादा हो जाए उसकी वैल्यू ब्लड के अंदर, तो क्या होगा? तो कुछ ग्लूकोज यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, बिगिंस, ठीक है। अगर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन 200 से बढ़ जाए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल लेट्स assume कि दिस इज द renal ट्यूब्यूल, और इसके पैरेलल यू हैव द
पेरिट्यूबुलर आर्टरी। ठीक है। और यहाँ पे अब ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं, SGLT ट्रांसपोर्टर्स। ये बात होगी। एंड हियर यू हैव योर ग्लूकोज। अब इन ट्रांसपोर्टर का काम है कि इसको पंप करें, इसको रीअब्जॉर्ब करें ब्लड के अंदर। और इनकी कैपेसिटी कितनी है? ये है 375 मिलीग्राम। ये कैपेसिटी है, एवरेज कैपेसिटी ट्रांसपोर्टर्स की ये है पर मिनट। अब जब प्लाज्मा की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे ग्लूकोज की, इसका मतलब है कि ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर होगी और ज्यादा ही रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आएगी। और अगर 200 से ज्यादा आ जाए तो फिर वो यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाती है। बिकॉज एट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 200 मिलीग्राम, द थ्रेशोल्ड of the transporters is reached, which is 375, जो ये है। तो फिर क्या होता है? एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाती है इनटू द यूरिन, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दे गेट सैचुरेटेड एंड दे फेल टू रीअब्सॉर्ब ऑल ऑफ द ग्लूकोज। तो फिर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये आपने, फिर इसमें एक चीज है दिस इज कॉल्ड स्प्ले फिनोमेना। ये देखिए प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे ही 200 क्रॉस हुई है, तो आप देखें 200 क्रॉस होते ही एक्सक्रीशन शुरू हो गया, ग्लूकोज की यूरिन में जाना शुरू हो गई। ठीक है। और उसकी रीअब्जॉर्प्शन वो यहाँ पे स्टेडी हो गई है। अब वो सवाल पता है क्या करते हैं? वो सवाल ये करते हैं कि ये ग्राफ में कर्व क्यों है? ये ग्राफ बजाय ऐसे के, एक सेकेंड में जूम इन से सवाल ये पूछते हैं। ये देखिए ना, ये ग्राफ के अंदर एक कर्व है, इट हैज अ कर्व। इसको हम कहते हैं स्प्ले फिनोमेना, स्प्ले। वो ये कहते हैं कि ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे, बजाय इसमें एक कर्व क्यों है? ये ग्रेजुअली क्यों हो रहा है ये? उसकी वजह ये देखिए ना, ये 375, ये 375 की लिमिट है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि ये जो लिमिट है ना 375 की, ये नेफ्रॉन की हेट्रोजेनेसिटी की वजह से है। मतलब हो सकता है कि एक नेफ्रॉन है, उसकी लिमिट 400 है। हो सकता है दूसरे नेफ्रॉन की 300 हो सकता है तीसरे की 200 हो सकता है चौथे की 500 हो। तो ये जो तो दिस इज द हेट्रोजेनिसिटी ऑफ, हेट्रोजेनिटी नेफ्रॉन, मतलब हर नेफ्रॉन की कैपेसिटी फर्क है एक दूसरे से। तो ये जो 375 है, इट इज जस्ट द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो इस फिनोमेना की वजह से ये जो जो ग्राफ है ये ऐसे कर्व होके सीधा होता है, बजाय कि ये ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड स्प्ले फिनोमेना। तो स्प्ले फिनोमेना एक्चुअली एक्सप्लेन्स द डिफरेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट्स ऑफ ईच नेफ्रॉन। ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है। तो ये स्प्ले फिनोमेना का सवाल वो पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये इसने लिखा हुआ है, ग्लूकोसोरिया इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ड्यू ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटिस। अब जब ग्लूकोज यूरिन के अंदर आता है ना, और आपको पता है यूरिन ट्रैक से सारा गुजरना है, यूरेटर से, ब्लैडर से, फिर यूथरा से। ग्लूकोज जहाँ पर होगा ना, वहाँ बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया लाइक ग्लूकोज। तो इन जिन पे ग्लूकोसूरिया हो गया, दे विल बी हैव चांसेस ऑफ UTI, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत होंगे उनके अंदर। और जब UTI ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा? रीनल स्टोन ज्यादा बनेंगे। ठीक है। फिर स्प्ले फिनोमेना, थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज रीच्ड ग्रेजुअली rather than sharply due to heterogeneity of nephrons, different TM points। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। लास्ट पर इस टॉपिक के अंदर जो है, थोड़ी प्रेगनेंसी के ऊपर बात हुई हुई है।
तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी देयर इज इंक्रीज इन जीएफआर, ठीक है, विद इंक्रीज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। ये बेसिकली उसने एक्सप्लेन ये किया हुआ है कि प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोसूरिया क्यों होता है। उसकी वजह ये कि प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा फिल्टर हो रहा होता है। क्यों फिल्टर हो रहा होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन्स कैप्सूल है, तो नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली इसके अंदर से फॉर लेट्स अज्यूम के इसके अंदर जो फिल्टर लोड था इसका वो 100 यूनिट्स था। लेकिन प्रेगनेंसी जब शुरू होती है ना, प्रेगनेंसी में पता है क्या होता है, प्रेगनेंसी में रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, जीएफआर बढ़ जाता है, जीएफआर भी ग्रेजुअली बढ़ जाता है। तो आपका जो फिल्टर लोड है, जो पहले 100 था, वो हो सकता है कि अब 200 हो जाए। तो उससे क्या होता है, जो ग्लूकोज थ्रेशोल्ड है वो वो क्रॉस हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, फिर इट बिगिंस टू लीक इनटू द यूरिन। इनमें जो प्लाज्मा ग्लूकोज है वो कंसंट्रेशन ठीक रहेगी, प्लाज्मा का लेवल नहीं बढ़ा। देखें डायबिटीज के अंदर क्यों ग्लूकोसूरिया हो जाता है, डायबिटीज में इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लाज्मा का ग्लूकोज लेवल ज्यादा था, इसलिए फिल्टर ज्यादा हो रहा था। प्रेगनेंसी में फर्क है, प्रेगनेंसी में क्यों ग्लूकोसूरिया हो रहा है, क्योंकि जीएफआर बढ़ गया है, उससे फिल्टर लोड बढ़ गया है, उसकी वजह से ग्लूकोसूरिया हो रहा है, बिकॉज देयर इज नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। ठीक है, फिर एक इसमें ड्रग का जिक्र किया हुआ लास्ट पे, SGLT2 इनहिबिटर्स। मैं आपको बताता ना, SGLT2 जो आपकी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है, दिस इज द ग्लोमेरुलस, दिस इज द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए थे रिसेप्टर्स, दीज आर एक्चुअली योर which are responsible for transporting glucose, to reabsorbing glucose back into what, back into the peritubular, जो आर्टरी है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। तो अगर मैं इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दूं तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होगी ब्लड में, और ग्लूकोज सारी किस में चली जाएगी, यूरिन के अंदर। तो उससे ग्लूकोसूरिया हो जाएगा। तो ये जो ड्रग्स होती हैं इनको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। फ्लोजिन्स इनके ग्रुप नेम है, फ्लोजिन्स आते हैं इनके एंड के ऊपर। ये कहाँ यूज होती हैं, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। क्योंकि ये डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लूकोज लेवल आपने कम करना होता है ना ब्लड में, तो वो ग्लूकोज सारा यूरिन में एक्सक्रीट करवा देती है। लेकिन इनका फिर साइड इफेक्ट भी है एक। क्या ख्याल है आपका, क्या साइड इफेक्ट होगा इसका? ग्लूकोसूरिया करवा रही है, तो इससे क्या होगा, रिकरेंट यूटीआईज बहुत ज्यादा होंगे। यूटीआईज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ग्लूकोज होगा, बैक्टीरिया आएंगे, फिर इनके अंदर रीनल स्टोन्स, यस यूटीआई और रीनल स्टोन्स बनेंगे इनके अंदर। ठीक है, तो दिस इज टुडेज लेक्चर, यहाँ तक ही रखेंगे हम। कल इंशाल्लाह वी विल, हम डिस्कस करेंगे जो अगले लेक्चर में नेफ्रॉन्स ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी, और इसके साथ ही फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी बड़ी अच्छी इसके साथ कोरिलेट हो जाती है, जो सारी डायरेटिक्स हैं आपकी। तो ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज enough for today's lecture. So thank you very much for joining. Take care. Allah Hafiz.